मैं वी डी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अध्ययन करेंगे तनाव शैथिल्य, इससे क्या आशय है और इससे कारण, इसके एवं प्रभाव। देखो साथियों, क्यूबा संकट जो कि 1962 में हुआ था, वो एक निर्णायक घटना थी। एक ऐसी घटना थी कि जहाँ से इतिहास में हमें मोड़ दिखाई दिया। क्यूबा संकट के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक नया मोड़ आया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका व सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंध सौहार्द की दिशा में चल पड़े। इस नवीन परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या देतांत नाम से जाना जाता है। ख्रुश्चेव अमेरिकन ख्रुश्चेव सोवियत संघ के एवं जॉन कैनेडी जैसे नेताओं ने अपने अपने देश के लोगों को मानसिक रूप से यह समझाने की प्रक्रिया आरंभ की कि शीत युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा एवं इसे जारी करना राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। इन दोनों राजनेताओं ने अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक अपनी विदेश नीतियों की समीक्षा की और ये देखा कि शीत युद्ध के इस उलझाव से हमारे राष्ट्रीय हित पुष्ट नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने संबंधों में सौहार्द लाना होगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से ये दोनों राजनेता देतांत या तनाव शैथिल्य के लिए अनुकूल रहे। 1955 में ऐसी दो गतिविधियां दिखाई देती हैं जो देतांत का सूत्रपात करती हैं। पहली है ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि में सोवियत अमेरिकी आपसी विचार विमर्श। 15 मई 1955 को ऑस्ट्रियाई संधि पर हस्ताक्षर हुए एवं ये देखा गया कि शीत युद्ध छिड़ने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच यह पहला शांति समझौता था। दूसरा, यूएनओ में नए सदस्यों के प्रवेश के मुद्दे पर पैकेज डील समझौता। यूएनओ में नए सदस्यों के प्रवेश के मुद्दे पर स्थिति ये चल रही थी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की रस्साकसी के कारण उनको सदस्यता नहीं मिल पा रही थी। तो दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हुए और इस पैकेज डील कार्यक्रम के तहत लगभग 16 राष्ट्रों को यूएनओ की सदस्यता प्रदान की गई थी। इनमें से 4 राष्ट्र सोवियत गुट के समर्थक और 8 गुट निरपेक्ष थे। इसके साथ 1959 में ख्रुश्चेव ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की और कैंप डेविड में राष्ट्रपति आइजनहोवर से विश्व शांति के मामलों पर खुलकर विचार विमर्श किया। पेरिस में भी शिखर सम्मेलन हुआ। हमने देखा 1963 में क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के मध्य हॉटलाइन निर्माण किया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिन घटनाओं में हमें ये दिखाई दिया कि दोनों जो कि शीत युद्ध के अगुवा हैं कहीं ना कहीं शांति के प्रयास कर रहे हैं, वो ऊब रहे हैं इन घटनाओं से जो शीत युद्ध को बल दे रही हैं। सीडी ब्लेकर ने अपनी पुस्तक अनिच्छुक योद्धा में लिखा है कि दोनों महाशक्तियों के मध्य हितों के संतुलन के फलस्वरूप देतांत ने जन्म लिया। देतांत का मुख्य आधार सहयोग, पारस्परिकता एवं विभिन्न मतभेदों का समायोजन है। देखो साथियों, देतांत शब्द का इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो हम देखते हैं देतांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में देतांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी एवं उनमें दिन प्रतिदिन में बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 7 जून 1978 को अपने भाषण में कहा कि देतांत का अर्थ राष्ट्रों के बीच तनाव को कम करना है। डॉक्टर जफर इमाम के शब्दों में पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ देतांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जॉर्ज एराबाटो मानते हैं कि देतांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। देखो विद्यार्थियों, शीत युद्ध जब चल रहा था
तो शीत युद्ध के दौर में दोनों शक्तियों के मध्य पूरे विश्व में रस्साकसी देखी जा सकती थी। छोटी से छोटी घटनाओं में दोनों की दिलचस्पी ये बताती है कि दोनों देश एक दूसरे को कम करने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए कितने आतुर थे। देखो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधुनातन परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देतांत का आशय निम्न प्रकार लिया जा सकता है। अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को देतांत कहते हैं। अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बजाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के संबंधों को देतांत कहते हैं। देतांत का अर्थ कदापि यह नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए हैं, या उनमें वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते हैं, या उनमें कोई राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य प्रतियोगिता नहीं है। ऐसा यह अर्थ देतांत का कतई नहीं है कि उन दोनों में अब कोई संघर्ष बचा ही नहीं, बल्कि उनमें यह था कि जो संघर्ष की जो गति थी, संघर्ष की जो गहराई थी, वो कम हो गई, संघर्ष की गति कम हो गई। एक तरह से पर्दे के पीछे तो कहीं ना कहीं अब भी वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो खुले में नहीं आ रही थी। जो शीत युद्ध के दौर में हम देख रहे थे, उनमें कमी आई और उनमें सहयोग भी हमें दिखाई दे रहा था। देतांत की विशेषता यह थी कि मतभेदों एवं प्रतियोगिताओं के बावजूद इसने महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने दी। वस्तुतः देतांत का अर्थ शीत युद्ध की पूर्णतः समाप्ति नहीं है। इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि महाशक्तियों ने आपसी प्रद्वंद्वता समाप्त कर दी। दोनों महाशक्तियों के मध्य इस कालावधि में भी प्रतिस्पर्धा विद्यमान रही। अंतर केवल यह था कि शीत युद्ध काल में जो शक्ति संघर्ष स्पष्ट एवं उग्र था, वह देतांत काल में अस्पष्ट, सहज एवं गुप्त रहा। देखो साथियों, तनाव शैथिल्य के काल में हम देख सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के मध्य तमाम शांति समझौते और ऐसा घटना चक्र रहा जो इस देतांत व्यवहार के लिए हमें उत्तरदायी दिखाई देता है। एक तो ये है कि हम ये देखते हैं कि क्लाइमैक्स के बाद डाउन होता है, तो क्यूबा संकट जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, चरमता के बाद शिथिलन ही आती है। हम शीत युद्ध अपने हाईजेस्ट स्थिति में पहुंच गया था, तो उसके बाद ये आना तय था। तो इन दोनों शक्तियों के मध्य तमाम संधि और समझौते हुए, जिन्होंने शस्त्रीकरण को कम किया, सहयोग को बढ़ावा दिया, जिनमें हम कह सकते हैं पहला समझौता था PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी। 1963 में ये संधि की गई। इसके अंतर्गत ये तय किया गया कि जल एवं वायु अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। दूसरा, 1966 में बाह्य आकाश संधि हुई, जिसमें UK, USA, USSR के मध्य अंतरिक्ष में परमाणु बम परीक्षण नहीं किए जाएंगे। NPT परमाणु अप्रसार संधि हुई 1968 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। इसमें तय किया गया कि जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो परमाणु तकनीक किसी भी राष्ट्र को नहीं देंगे जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है, एवं परमाणु विहीन राष्ट्र ये प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। 1970 में मास्को बोन समझौता हुआ था। उसके बाद सोवियत संघ चीनी मतभेद भी देतांत के लिए जिम्मेदार रहे, क्योंकि सोवियत संघ जहाँ साम्यवादी जगत का नेतृत्व कर रहा था, तो कहीं ना कहीं चीन की भी दिलचस्पी थी कि शक्ति अर्जन करने के बाद मैं साम्यवादी जगत का नेतृत्व करूं। तो देखो, ये तमाम तत्व ऐसे थे, इन्होंने देतांत या तनाव शैथिल्य को बढ़ावा दिया, उसके लिए जिम्मेदार थे। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।